हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन माइकलसन व्यतिकरण मापी जो पढ़ रहे हैं, उस माइकलसन व्यतिकरण मापी में अपन ने पढ़ लिया था कि माइकलसन व्यतिकरण मापी का सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल और उपकरण जो है अपने पास, उसके बारे में अपन ने थ्योरी लिख चुके हैं अपन इसकी। और आज अपन इसका वर्किंग देखेंगे, कार्य विधि देखेंगे और इसमें जो फ्रिंजें हैं वो किस प्रकार की बनती हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये जो प्लेट है, सी प्लेट जो है, कंपनसेटिंग प्लेट, प्रतिकारी प्लेट जिसे अपन ने कहा इसको, इसका मेन वर्क क्या है। यानी ये जो प्लेट है ये प्लेट पी है और ये प्लेट है सी, कंपनसेटिंग प्लेट। तो आज अपन इसका डिस्कस करते हैं कि वर्किंग, यानी माइकलसन व्यतिकरण मापी जो व्यतिकरण की घटना को मापने की एक युक्ति है, इसकी वर्किंग क्या है, यानी इसकी कार्य विधि है, ये क्या है, काम कैसे करती है माइकलसन व्यतिकरण मापी। इसके बारे में अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं कि माइकलसन व्यतिकरण मापी का सिद्धांत क्या है और इसमें उपकरण कौन कौन से की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो कार्य विधि में, वर्किंग में अपने को क्या लिखना है कि इसमें जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S है, इससे आने वाली समांतर प्रकाश किरणें हैं। समांतर क्यों हुई है? क्योंकि यहां पर जो अपन ने उत्तल लेंस L जो लगा रखा है, इसके ऊपर जो भी प्रकाश की किरण आएगी तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से आने वाली जो समांतर किरणें हैं वो प्लेट P के ऊपर पहुंचती है, यानी प्लेट P के ऊपर आपतित होती है। तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग इसका परावर्तित हो जाता है और दूसरा भाग इस प्लेट के बीचों बीच निकल जाता है, जिसे अपन बोलेंगे अपवर्तित भाग। तो अपन क्या लिखेंगे कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें, आने वाली समांतर प्रकाश किरणें जब प्लेट P पर आपतित होती हैं तब इस किरण का आधा भाग परावर्तित, आधा भाग परावर्तित तथा शेष आधा भाग अपवर्तित हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपवर्तित हो जाता है। और ये 45 डिग्री कोण के ऊपर झुकी हुई प्लेट P है। तो अपने को ध्यान रखना है कि S से आने वाली समांतर प्रकाश की जो किरणें हैं वो प्लेट P के ऊपर आपतित होती है। तो इस किरण का कुछ भाग परावर्तित तथा शेष भाग है वो क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाती है। यानी अपन ये बोल सकते हैं ये प्रकाश किरण दो भागों में विभाजित हो जाती है। उसके बाद में अपन देखें कार्य विधि में, परावर्तित जो प्रकाश किरण है वो दर्पण M1 की ओर गति करती है। ये परावर्तित प्रकाश किरण है और ये अपवर्तित जो बीचों बीच निकल गई। तो परावर्तित जो प्रकाश किरण है वो दर्पण M1 की ओर गति करती है, अपवर्तित प्रकाश किरण दर्पण M2 की ओर गति करती है। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि परावर्तित भाग, जो एक ही प्रकाश किरण का जो परावर्तित भाग है, परावर्तित भाग दर्पण M1 की ओर,
दर्पण M1 की ओर तथा अपवर्तित भाग दर्पण M2 की ओर गति करता है। यानी प्रावर्तित भाग दर्पण M1 की ओर गति करता है और अपवर्तित भाग जो है ये दर्पण M2 की ओर गति करता है। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि प्लेट P के ऊपर जैसे ही प्रकाश किरण आएगी तो यहां पर आके ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक दर्पण M1 की ओर चली जाएगी और दूसरी दर्पण M2 की ओर गति करने लगती है। अब ये क्या होगा कि ये प्रकाश की किरण दर्पण M1 के ऊपर गिरेगी तो अपने को पता है कि दर्पण से परावर्तन होता है, तो ये टकरा के वापस आएगी, ये वापस आने की डायरेक्शन से। इसी प्रकार से अपवर्तित जो प्रकाश किरण है ये दर्पण M2 से टकरा के वापस आएगी, ये वापस आने की डायरेक्शन है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि दर्पण M1 तथा M2 से ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। और ये परावर्तित होकर कौन सी डायरेक्शन में जाएंगी, यहां ये इस साइड से आएगी और ये इस साइड से आएगी, तो O पर पहुंचेंगी, O से फिर ये T की तरफ जाएंगी। तो ये दोनों दर्पण M1 और M2 से परावर्तित होकर OT जो पथ है, ये O और T का मतलब टेलीस्कोप, तो OT पथ पर अध्यारोपित होती है, ये ध्यान रखना है। यानी अपन ये लिख सकते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें दर्पणों से M1 और M2 जो है दर्पणों से क्या होंगी, परावर्तित, क्योंकि दर्पण से अपवर्तन की घटना नहीं हो सकती, एक साइड में पॉलिश होती है दर्पण के, तो दर्पणों से परावर्तित होकर OT दिशा में OT दिशा में अध्यारोपित होती है, OT दिशा में अध्यारोपित होती हैं। OT दिशा के अंदर क्या होंगी, अध्यारोपित होती है। अब देखो OT दिशा में अध्यारोपित ये दोनों प्रकाश किरणें एक ही बिंदु के ऊपर मिल जाएंगे तो व्यतिकरण की घटना बनेगी, और व्यतिकरण की घटना से फ्रिंजें बनती हैं, और न्यूटन ये कहता है कि इसमें जो फ्रिंजें बनेंगी वो वलयाकार की बनेंगी, और यंग जो है वो ये कहता है कि इसमें जो फ्रिंजें जो बनती हैं वो समतल बनती हैं। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका बता देता हूं कि जब दोनों प्रकाश किरणें OT दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो इस अध्यारोपण से व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें जो व्यतिकरण फ्रिंजें बनेंगी वो न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजें बनी थी वलयाकार, उस प्रकार की बनेंगी। तो ध्यान रखना, माइकलसन व्यतिकरण मापी में जो फ्रिंजें अपने को प्राप्त होती हैं वो वलयाकार होती हैं, कभी भी समतल नहीं होती, काफी इंपॉर्टेंट है। OT दिशा में अध्यारोपित हो गई तो व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी। इस कारण व्यतिकरण की जो घटना है, व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है, क्योंकि अपने को बताया दो प्रकाश किरणें एक ही माध्यम के ऊपर मिल जाएंगी, माध्यम के किसी बिंदु पर, तो व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी। व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है तथा वलयाकार फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो ये इसकी कार्य विधि है कि इसमें जो फ्रिंजें बनेंगी वो किस प्रकार से बनेंगी, वलयाकार फ्रिंजें बनेंगी। रटना कुछ अपने को है नहीं, इसमें ध्यान रखना है। एस से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें प्लेट P पर गिरती हैं तो ये प्रकाश किरण दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक भाग परावर्तित और शेष जो आधा भाग है वो अपवर्तित हो जाता है, यानी प्लेट के बीचों बीच निकल जाता है। परावर्तित जो प्रकाश किरण दर्पण M1 की ओर गति करेगी, अपवर्तित जो प्रकाश किरण दर्पण M2 की ओर गति करेगी, और दोनों दर्पणों से अपने को पता है परावर्तन होगा, तो परावर्तन होकर ये इस साइड से आएगी और ये इस साइड से आएगी, और दोनों यहां OT दिशा के
पथ का अनुसरण करेंगी यानी अध्यारोपित होंगी, तब यहां पर व्यतिकरण की घटना बनती है। और व्यतिकरण की घटना जो बनती है तो इस कंडीशन के अंदर होता क्या है कि टेलीस्कोप से अपन देखेंगे तो उसमें फ्रिंजें दिखेंगी और वो इस प्रकार से वर्ताकार फ्रिंजें दिखेंगी, वर्ताकार फ्रिंजें दिखेंगी यानी वलयाकार फ्रिंजें अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये इसको आपको वर्किंग में लिखना है। डायग्राम में अपन ने डिस्कस पहले ही कर चुके हैं उपकरण के अंदर या बनावट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आता है कि एग्जाम में पूछता है कि माइकलसन व्यतिकरण मापी में प्रतिकारी प्लेट सी का मुख्य कार्य लिखिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या करेंगे। प्रतिकारी प्लेट सी का कार्य, प्रतिकारी प्लेट जो सी है उसका क्या कार्य है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रतिकारी प्लेट क्या काम करती है, वर्किंग ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट, वर्किंग ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट, वर्किंग ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट। तो इस प्रतिकारी प्लेट सी का मेन कार्य क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो ये अपन इस एक्सपेरिमेंट में लगाई है बाद में प्रकाश किरण। हुआ क्या कि इस एक्सपेरिमेंट में एक बार इस प्लेट को निकालो आप सी को, तो इस प्लेट को अपन निकाल दें। एक बार ये मानना है कि प्लेट सी की अनुपस्थिति में, अब्सेंस इन द प्लेट कंपनसेटिंग प्लेट सी, अगर ये प्लेट अपने पास नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि परावर्तित जो प्रकाश किरण है ये इस प्लेट से यहां परावर्तित होकर दर्पण M1 की ओर गति की, फिर ये वापस M1 से परावर्तित होकर इसके बीचों बीच निकल गई। यानी परावर्तित प्रकाश किरण को प्लेट P में से 2 बार गुजरना पड़ा। एक बार तो यहां इसका गुजरने के बाद में परावर्तन हुआ तो वापिस आई, एक वापिस आते टाइम और एक इस साइड में परावर्तन होते टाइम। यानी जो परावर्तित जो प्रकाश किरण है उसको प्लेट P में से 2 बार गुजरना पड़ा। ये प्लेट नहीं थी तो ये अपवर्तित प्रकाश किरण यहां से गई और दर्पण M2 से टकरा के वापिस आई और ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगी। तो इसका मतलब अपवर्तित प्रकाश किरण को प्लेट P में से केवल एक बार गुजरना पड़ा। हालांकि O से लेके A की दूरी और O से लेके B की दूरी बराबर है। इस डायग्राम में अपने कम ज्यादा बना दी होंगी, लेकिन ध्यान रखना इस एक्सपेरिमेंट में कि माइकलसन ने क्या किया, OA यानी इस O पॉइंट से दर्पण M1 का कोई पॉइंट है उसकी दूरी और O पॉइंट से दर्पण M2 का कोई पॉइंट है B उसकी दूरी है वो बराबर लिए। तो अपने को ये लिखना है कि OA बराबर OB, यानी दोनों बराबर होने के बावजूद भी प्रतिकारी प्लेट की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि परावर्तित प्रकाश किरण को इस प्लेट में से 2 बार गुजरना पड़ता है, जबकि अपवर्तित प्रकाश किरण को केवल 1 बार गुजरना पड़ता है। अब ये 2 बार गुजरेगी तो इसको इसमें से निकलने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अपने को पता है प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इतने अपवर्तित प्रकाश किरण यहां से आ जाएगी। तो ये अपवर्तित प्रकाश किरण अगर ये प्लेट नहीं हो तो ये जल्दी यहां पर पहुंचती है, प्रकाशीय पथ बराबर होने के बावजूद भी। यानी ये अपवर्तित प्रकाश किरण को तो यहां एक बार गुजरना पड़ेगी, टकरा के वापस आ जाएगी। ये प्लेट जब इससे निकलेगी तो इस प्लेट से निकलते समय उसको टाइम लगेगा, तो दोनों एक साथ अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये अपवर्तित प्रकाश किरण तो पहले ही निकल जाएगी और ये बाद में आएगी, क्योंकि इससे निकलने में टाइम लगेगा। तो किया क्या इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि दोनों प्रकाश किरणों के प्रकाशीय पथ बराबर करने के लिए, क्योंकि ये स्पीड से वापस न आई, इसलिए क्या किया कि इसके रास्ते में एक अवरोधक लगा दिया, यानी प्लेट लगा दी। जब ये इसमें से निकलेगी और ये इसमें से निकलेगी तब दोनों एक साथ क्या होंगे, अध्यारोपित होंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्लेट सी की अनुपस्थिति में, ध्यान रखना, प्लेट सी की अनुपस्थिति में, प्लेट सी की अनुपस्थिति में परावर्तित प्रकाश जो किरण है, परावर्तित प्रकाश किरण को प्लेट P में से 2 बार
होकर गुजरना पड़ता है, जबकि अपवर्तित जो प्रकाश किरण है, अपवर्तित प्रकाश किरण केवल एक बार ही गुजरती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यदि ये प्लेट नहीं है तो इस प्रकाश की किरण को इस प्लेट में से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन अपवर्तित प्रकाश किरण को केवल एक बार गुजरना पड़ता है। फिर अपन क्या लिखेंगे कि ओ ए बराबर ओ बी, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होने के बावजूद भी, हो सकता है डायग्राम में अपने को बराबर नहीं दिखे लेकिन एक्सपेरिमेंट में दोनों दूरियां बराबर होती हैं। ओ ए बराबर ओ बी बराबर होते हुए भी इन प्रकाश परावर्तित प्रकाश किरण और अपवर्तित जो प्रकाश किरण है, इनके प्रकाशीय पथ क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। तो ये पहले ही आ जाती है, तो इसकी स्पीड को कम करने के लिए, यानी इस प्लेट में से गुजरेगी तो इस टाइम तक ये इस प्लेट से निकल जाएगी और ये दोनों एक साथ अध्यारोपित हो जाएंगे। तो करना क्या होता है, ओ ए बराबर ओ बी होने के बावजूद भी इन किरणों की, इन प्रकाश किरणों के, इन प्रकाश किरणों के पथ बराबर नहीं होते हैं। पथ बराबर नहीं होने का मतलब एक प्रकाश की किरण को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, एक को कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जब तक प्रकाश ये पथ बराबर नहीं होंगे तो दोनों प्रकाश किरणें एक साथ किसी पॉइंट के ऊपर मिल नहीं सकती, क्योंकि एक को तो ज्यादा टाइम लगेगा, एक को कम लगेगा। तो एक तो जल्दी आ जाएगी और एक धीरे धीरे आएगी। तो किया क्या कि जो जल्दी प्रकाश की किरण आ रही है उसके मार्ग में अवरोध लगा दिया, ताकि उस स्पीड से जो परावर्तित प्रकाश किरण आ रही है उसी स्पीड से ये प्रकाश किरण आई, इस प्लेट में से निकले, तो दोनों की कंडीशन बराबर हो जाए कि ये प्रकाश किरण जो है वो एक बार इस दर्पण में, इस प्लेट में से गुजर चुकी है, वापस आते टाइम इसमें से गुजरेगी, तो 2 बार इसको गुजरना पड़ेगा और इसको वैसे ही इसको अंदर से 2 बार गुजरना पड़ता है। तो दोनों के प्रकाश ये पथ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिखा अपन ने कि ओ ए और ओ बी बराबर होने के बावजूद भी इन प्रकाश किरणों के पथ बराबर नहीं होते हैं। तो इनके पथ बराबर करने के लिए प्रतीककारी प्लेट सी का उपयोग किया जाता है। अतः इन किरणों के प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल जो पाथ है, प्रकाशीय पथ बराबर करने के लिए, कंपनसेटिंग जो प्लेट है, प्रतीककारी जो प्लेट है, प्रतीककारी प्लेट सी का उपयोग किया जाता है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि माइकलसन व्यतिकरण मापी में प्रतीककारी प्लेट सी का क्यों उपयोग किया जाता है, तो सीधे सीधा बताना है कि परावर्तित प्रकाश किरण को 2 बार गुजरना पड़ता है प्लेट में से, अपवर्तित वाले को केवल 1 बार गुजरना पड़ता है। इसलिए दोनों के प्रकाशीय पथ बराबर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रतीककारी प्लेट सी का उपयोग किया जाता है। तो माइकलसन व्यतिकरण मापी जो है उसकी कार्यविधि अपन ने देखी, प्रतीकारी प्लेट, और 2 पॉइंट इसके अपन पहले कर चुके हैं। सबसे पहले माइकलसन व्यतिकरण मापी का सिद्धांत क्या है, कि बनाने का इसका प्रिंसिपल क्या है, उद्देश्य क्या है, अपना सिद्धांत अपन ने लिखा। उसके बाद में बनावट, कंस्ट्रक्शन, जिसको अपन ने उपकरण नाम दिया कि उपकरण में डायग्राम और डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी। उसके बाद में कार्यविधि, यानी माइकलसन व्यतिकरण मापी कार्य किस प्रकार से करती है, उसके अंदर जो व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है वो किस प्रकार से बनती हैं। उसके बाद में अपन ने प्रतीककारी प्लेट सी का कार्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि माइकलसन व्यतिकरण मापी में प्रतीककारी प्लेट सी का मुख्य कार्य लिखिए।
उसके बाद में अपन करेंगे कि माइकलसन जो व्यतिकरण मापी है, इसमें जो फ्रिंजें बनेंगी वो फ्रिंजें किस प्रकार की बनेंगी। तो इसको अपन मिटा देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइकलसन व्यतिकरण मापी। इससे पहले अपन मैकेनिक्स में वहां पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा यूज है वो अलग लेते हैं अपन। लंबाई में संकुचन वगैरह, काल वृद्धि, इन चीजों को निकालने में करते हैं, पृथ्वी का जो घूर्णन रोटेशन वगैरह है। लेकिन यहां अपना इंपॉर्टेंट एम यही है कि व्यतिकरण की घटना को मापने वाली डिवाइस है। अपने को माइंड में ये रखना है कि माइकलसन व्यतिकरण मापी। तो अपन देखें कि फ्रिंजों की त्रिज्या, तो प्रतिकारी प्लेट सी के कार्य के बाद में इसमें जो फ्रिंजें बनती हैं वो वलयाकार बनती हैं, आपको पता है। फ्रिंजों की त्रिज्या, तो वलयाकार जो फ्रिंजें बनती हैं, जैसे अपने न्यूटन वलय में पढ़ा है, वो कितनी त्रिज्या की बनती है, यानी उनकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है। हालांकि न्यूटन वलय में अपन निकाल चुके हैं त्रिज्या और व्यास, इसका थोड़ा सा मेथड दूसरा है। फ्रिंजों की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ फ्रिंजेस, जो फ्रिंजों की त्रिज्या है वो किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले फ्रिंजों का अपन एक पैटर्न बनाएं। तो फ्रिंजों का अपन पैटर्न बनाएं इस प्रकार से कि मान के चलो इस प्रकार से वलयाकार फ्रिंजें बनती है। इस प्रकार की वलयाकार फ्रिंजें अपने को मिलती है। ये सेंटर पॉइंट है O, और ये जो अपना पथ है, ये नीचे इसके टेलीस्कोप लगा हुआ है। जो ओटी पथ का अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये पॉइंट O मान लो कि ओटी पथ के ऊपर ये क्या करेंगी, अध्यारोपित होंगी। तो ओटी पथ के ऊपर अध्यारोपित होंगी तो व्यतिकरण फ्रिंजें दिखेंगी, वो इस प्रकार की दिखेंगी वलयाकार। तो अपन बात कर लेते हैं कि ये जो लास्ट वाली फ्रिंज है, इसको अपन मान लें एनवी फ्रिंज। इसको अपन क्या मान लें, एनवी फ्रिंज। एनवी फ्रिंज इसको अपन माने तो यहां इसको यहां से अपन मिला दें। एनवी फ्रिंज की त्रिज्या, जैसे पहली फ्रिंज की त्रिज्या मापे तो ये हो गई, दूसरी की मापे तो अपन ये हो गई, तीसरी की मापे तो ये हो गई, लास्ट वाली की मापे तो ये हो गई। तो सेंटर O से लेके यहां तक की ये हो गई त्रिज्या। और ये त्रिज्या एनवी फ्रिंज की बात करें तो Rn, पहली फ्रिंज की बात करें तो R1, दूसरी की बात करें तो R2, तीसरी की बात करें तो R3, लास्ट वाली जो फ्रिंज है उसकी त्रिज्या की बात करें तो Rn। और इस पॉइंट को अपन कुछ न कुछ नाम दे दें, या फिर यहां पर जो एंगल है ये मान लें कि एनवी फ्रिंज ने कितना बनाया, थीटा n। पहली फ्रिंज का थीटा 1, दूसरी का थीटा 2, ऐसे ही लास्ट वाली का थीटा n। ये ओरिजिन पॉइंट O, ये त्रिज्या होगी। ये लास्ट वाली जो फ्रिंज है इसकी निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एनवी फ्रिंज की निकाल लें त्रिज्या Rn, तो पहली की भी निकाल सकते हैं अपन, n की वैल्यू 1 पुट करके, n की वैल्यू 2 पुट करके, इस प्रकार से किसी भी फ्रिंज की अपन त्रिज्या यहां से निकाल सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है एक, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें अपने को Rn चाहिए। थीटा के सामने वाली भुजा है लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो इसमें कोई विशेष बात है नहीं। और ये O से लेके T की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपन मान लें कैपिटल D, डिस्टेंस D, ये Rn है। तो इसमें दो साइड है ट्राइंगल के अंदर, एक एंगल है, तो अपने को ये तीसरी साइड निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपना इंपॉर्टेंट मेन उद्देश्य क्या कि अपने को Rn निकालना है। तो Rn अपने को निकालना है, दिया क्या है अपने को, D दिया हुआ है। तो Rn बट्टा D फॉर्मूला बन गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लिंब ये आधार, तो लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो गया टेन थीटा, थीटा की जगह थीटा n, ये थीटा n। एनवी फ्रिंज की बात कर रहा हूं मैं, ये किसके लिए है, एनवी फ्रिंज के लिए। एनवी फ्रिंज की त्रिज्या है ये, एनवी फ्रिंज के लिए। एनवी इसलिए निकाल रहे हैं कि एन की वैल्यू कुछ भी अपन पुट कर दें तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी। और यहां से बेचारे Rn की वैल्यू अपन निकालें
तो आर एन इक्वल्स टू क्या आएगा, ये डी इस साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टेन थीटा एन। इसको दे दें इक्वेशन फर्स्ट। अब डी तो क्या है, केंद्र से लेके जो वलयाकार फ्रिंजें बनी है वो सेकेंडरी वर्तों के रूप में होती है, सभी का केंद्र एक ही है, चाहे इस फ्रिंज की बात करें चाहे इसकी बात करें, इसकी सभी का केंद्र एक ही है वो। तो ओ से लेके टेलीस्कोप की जो दूरी है वो तो डी है, ये फिक्स है। लेकिन टेन थीटा थीटा एन है वो फ्रिंजें बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहेगा, ध्यान रखना। यहां आगे कल को एक और फ्रिंज आ गई तो ये एंगल थोड़ा ज्यादा और खुल जाएगा। जैसे जैसे फ्रिंजों की संख्या घटती जाएगी एंगल कम होता जाएगा। तो ये थीटा जो है ये वेरी कर रहा है, थीटा वेरी करेगा यानी चेंज होगा, तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहां से अपने को क्या करना है कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की अपन बात करें तो पीछे अपन कई बार कर चुके हैं न्यूटन वलय के अंदर भी। तो यहां डिस्कस कर लेता हूं मैं अदीप्त फ्रिंजों के लिए। फॉर डार्क फ्रिंजेस, अदीप्त फ्रिंजों के लिए एक फॉर्मूला लिखा था कि वो फॉर्मूला क्या था, 2t कोस थीटा बराबर एन लेमडा। और यही दीप्त के लिए आप लिखोगे तो क्या आएगा, 2t कोस थीटा बराबर एन प्लस माइनस हाफ लेमडा। प्लस भी काम में ले सकते हो माइनस भी। तो ये जो टी था वो क्या था कि वायु फिल्म की मोटाई। अपन बात करें कि यहां वायु फिल्म की मोटाई अपने पास डी है, स्मॉल डी, कैपिटल डी तो ये डिस्टेंस है, ये बात करें अपन स्मॉल डी है, तो ये फॉर्मूला बन जाए 2d कोस थीटा बराबर एन लेमडा। थीटा की जगह अपने पास थीटा एन है। एक बात यहां बतानी पड़ेगी कि जो डी है वो क्या है, वायु फिल्म की मोटाई, वायु फिल्म की मोटाई। इसी को आप दीप्त के लिए लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा 2d कोस थीटा एन बराबर एन प्लस माइनस हाफ लेमडा। अब यहां से आप कोस थीटा की वैल्यू निकालो, तो कोस थीटा की वैल्यू यहां से निकाले अपन तो क्या आएगी, कोस थीटा एन बराबर एन लेमडा बाई 2d, ये 2d यह आ जाएगा एन लेमडा अपॉन 2d, एन लेमडा अपॉन 2d। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका मतलब कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ये तो क्या है, आधार है, बेस है, और ये क्या है, कर्ण है, हाइपोथेसिस है। तो ये आधार और कर्ण आ गए। तो अपने को एक चाहिए क्या, लंब। और अपने को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से अपन निकाल सकते हैं इसको। तो आधार और कर्ण है इस ट्रायंगल में अपने पास, तो यहां से लंब निकालो। लंब क्या होता है, देखो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अपन ने लंब स्क्वायर निकाले, जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है 2d, यानी 2d का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी एन लेमडा स्क्वायर। अपन यहां से लिख सकते हैं इसको। और दूसरी बात अपन ये है कि अपन ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि त्रिज्या आर एन बराबर डी टेन थीटा एन है अपने पास। तो टेन थीटा एन की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार अपन करेंगे तो ये अपने को लंब की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो अपने को यहां से लंब की जरूरत पड़ेगी, तो वो लंब है वो अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से
अपन बात करें तो लंब है वो कितना आएगा, लंब बराबर ये हो जाएगा 4d स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर, और स्क्वेयर हटेगा तो इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये आ गई वैल्यू लंब की। तो अब अपन टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नाउ टेन थीटा एन इक्वल्स टू, अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसलिए अपने को लंब की जरूरत पड़ी। तो लंब कितना है, अंडर द रूट 4d स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर, और अपॉन में आधार कितना है, एन लेमडा, ये हो गया आधार एन लेमडा। तो एक थोड़ा सा इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो टेन थीटा एन इक्वल्स टू, जनरल फॉर्मूला क्या में लिया है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहां से जो वैल्यू निकाली अपन ने, और आधार ये एन लेमडा। अब यहां से एन स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर, इन दोनों में ऊपर वाले रूट के अंदर कॉमन लें तो रूट के बाहर क्या आएगा, एन लेमडा आएगा। तो रूट के बाहर क्या आएगा, एन लेमडा अंडर द रूट, ये क्या बचेगा, इसका डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये बच जाएगा 4d स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर माइनस 1, और अपॉन में क्या है, एन लेमडा। अब ये एन लेमडा से एन लेमडा कैंसिल, तो टेन थीटा एन इक्वल्स टू ये आ गया अंडर द रूट 4d स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर माइनस 1। तो यहां से टेन थीटा एन की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज आर एन इक्वल्स टू कैपिटल डी और टेन थीटा एन की वैल्यू इंटू अंडर द रूट 4d स्क्वेयर अपॉन 4d स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर माइनस 1। ये एनवी फ्रिंज की जो त्रिज्या है वो आ गई अपने पास, ये एनवी फ्रिंज की त्रिज्या है, यानी माइकलसन व्यतिकरण मापी के अंदर एनवी जो फ्रिंज है उसकी त्रिज्या है। ये किसकी त्रिज्या है, एनवी फ्रिंज की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द एनथ फ्रिंज। और डिप्थ का निकालोगे तो यहां से थोड़ा सा आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा कि एन प्लस हाफ लेमडा करना पड़ेगा, फिर ये प्रोसेस सेम रखनी है। तो ये एन लेमडा की जगह क्या आ जाएगा, ये यहां एन लेमडा लगाया ना, तो एन प्लस हाफ लेमडा, इस प्रकार से कुछ आएगा यहां से। तो ये अपना माइकलसन व्यतिकरण मापी है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जिसमें आपको सबसे पहले सिद्धांत करना है, प्रिंसिपल, दोबारा आपको उपकरण करना है जिसमें डायग्राम बनाना है, उसके बाद में अपन इसकी कार्य विधि वर्किंग, उसके बाद में प्रतिकारी प्लेट सी का मुख्य कार्य, जो कंपनसेटिंग जो प्लेट सी है उसका वर्क जो है वो क्या है, और उसके बाद में अपने को इसमें जो फ्रिंजें बनेंगी वो अपने को पता है कि वलयाकार बनेंगी, तो कितने त्रिज्या की बनेंगी उनकी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला ये अपने पास है, आर एन इक्वल्स टू दिस। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। उसके बाद में अपने ये चेक करेंगे कि माइकलसन व्यतिकरण मापी कहाँ कहाँ यूज होती है, यानी माइकलसन व्यतिकरण मापी के जो अनुप्रयोग हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको माइकलसन व्यतिकरण मापी कंप्लीट समझ में आई होगी। अपने इसके 2 लेक्चर हैं, एक इससे पहले अपन कर चुके हैं, और ये उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।